स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो क्लास 6 की मैथ आपकी नई एक्सरसाइज चालू होगी, यानी कि नई इकाई चालू होगी, इकाई 13, जिसका नाम है त्रिभुज। तो इसमें देखेंगे अभ्यास 13A, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नांकित चित्रों को काटिए, प्रत्येक को दो भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग सर्वांगसम हो जाएं। यानी कि हमको इस आकृति को इस प्रकार से मोड़ना है कि दोनों भाग कैसे हो जाएं कि सर्वांगसम हो जाएं। सर्वांगसम का मतलब है एक आकृति दूसरे पर ढक ले, इस प्रकार से मोड़ना है हमें। तो निम्नांकित चित्रों को काटिए को कहता है। तो काटने का मतलब है, जैसे आपकी बुक में ये फिगर बना है तो आप बुक से काट सकते हैं, या आप एक रफ पेज लेकर कैंची से भी इस प्रकार की आकृति काट सकते हैं। काटने के बाद में प्रत्येक को दो भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग कैसे हो जाए, सर्वांगसम हो जाए। तो जब आयत होता है तो उसको हम दो प्रकार से मोड़ सकते हैं। कैसे? एक लंबाई के थ्रू, जो इसकी लंबाई होती है, लंबाई का जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की है लंबाई, ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर की, तो यानी कि 2.5 यानी कि जो इसका बीच का भाग होगा ना 2.5, तो 2.5 की दूरी पर, यानी कि इस तरीके से अगर इसको काटा जाए, यानी कि काटने के बाद में इसको यहाँ से अगर फोल्ड कर दिया जाए तो आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है। जब इसको मोड़ेंगे तो इसी के ऊपर ढक लेगा। तो सबसे पहले ये, और एक इसकी चौड़ाई के थ्रू जो बीच में है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यानी कि इस प्रकार से भी मोड़ सकते हैं, दोनों में एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी आकृति कैसी हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी। ये हमारा वर्ग। तो वर्ग को किस प्रकार से मोड़ेंगे, इसको चार प्रकार से मोड़ सकते हैं। इसमें तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक तरीका आपका ये हो गया, ऐसे मोड़ सकते हैं तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरा यानी कि नीचे से फोल्ड कर सकते हैं। तीसरा विकर्णों के थ्रू, क्योंकि सभी साइडें बराबर है ना, तो इसके जो विकर्ण है इस तरीके से अगर इसको मोड़ेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज बन जाता है, ये इधर त्रिभुज बन जाता है, इसको जब बंद करेंगे तो सर्वांगसम हो जाएगा। और एक इस वाले विकर्ण से, यानी कि ये हमारा जो त्रिभुज एक ये बना, एक ये बना, जब इसको उधर मोड़ेंगे तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। तीसरा है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज प्रकार होना चाहिए समबाहु है या विषमबाहु है या समद्विबाहु है, जो भी है। तो ये हमारा जो इसमें त्रिभुज दिया गया है वो समबाहु है। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसको हम 3 प्रकार से मोड़ सकते हैं। पहला यानी कि जो इसके शीर्ष से होकर जाते हुए, अगर ये लंबाई 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की है तो बीच से जो भाग होना चाहिए वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए पॉइंट। तो इस तरीके से ऐसे काटेंगे, यानी कि पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरे वाले शीर्ष से, तो उसके सामने की भुजा बिल्कुल बीच से जाएगी, ये हमारा हो जाएगा एक ये त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज, इसको मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सर्वांगसम। अब तीसरा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो 3 प्रकार से इसको हम सर्वांगसम बना सकते हैं मोड़कर। वृत्त को जैसे ही हमारा केंद्र है तो केंद्र का पता लगा लेंगे, उसके बाद में उसी को बीच से बस मोड़ेंगे, चाहे ऊपर से मोड़ दीजिए, चाहे नीचे से दाएं बाएं कहीं से भी मोड़ दीजिएगा, ये आपकी आकृति कैसी हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी। तो इसको तो कहीं पर से भी मोड़ सकते हैं, लेकिन केंद्र से मोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा है, नीचे बने चित्रों को, ये जो नीचे चित्र बने हैं, बिंदुदार रेखाओं पर 2 भागों में मोड़ा जाए। बिंदुदार रेखाएं दी गई हैं, अगर इनको 2 भागों में उसी प्रकार से मोड़ दिया जाए तो प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांगसम हैं या नहीं, ये बताना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक के समक्ष हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। यानी कि जो भी आकृति दी गई है हमको, तो यहाँ पर डैश करके दिया गया है, अगर यहाँ से मोड़ा जाए तो ये सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। तो चित्र से देखकर आप जान सकते हैं कि जहाँ से डैश लाइन दी गई है, तो इसके ऊपर का भाग देखते हैं और उसके नीचे का भाग देखते हैं, देखने में बिल्कुल बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि देखने से ही स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे हाँ। दूसरा, यहाँ पर देखिएगा जो बीच वाली लाइन है, इधर छोटा है इधर बड़ा है, तो अगर हम मोड़ेंगे तो क्या पूरा भाग इधर का उधर ढक लेगा, नहीं ढकेगा, क्योंकि देखने में ही बराबर नहीं लग रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं। तीसरा,
ये वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है, इसको 4 प्रकार से सर्वांग सम बना सकते हैं। इसके पहले वाले फिगर से समझा था। तो ये वाला इसके विकर्ण से है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ऊपर वाला भाग और जो नीचे वाला इधर साइड में जो भाग दिया गया है वो कैसा है, बिल्कुल समान लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वैसे भी वर्ग में क्या होता है, वर्ग में विकर्ण से जो हमारा जो लाइन डैश की है, तो ये 2 बराबर भाग हो जाते हैं, यानी कि ये सर्वांग सम हो जाता है। वैसे आयत में एक बार इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार सीधे भी हो सकता है। अगला क्या है, चौथा, यानी कि वृत्त में डैश लाइन दी है, बिल्कुल देखते हैं कि ऊपर भी भाग बिल्कुल बराबर है, नीचे भी भाग कैसा है, बराबर है, तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। अगर मोड़ कर भी देखें तब भी बराबर हो जाएगा। अगला, देखने से ही लग रहा है, पहली बात तो जब यहाँ से मोड़ेंगे तो ये पूरा कवर नहीं करेगा, साथ में इधर देख रहे हैं ऊपर वाला भाग छोटा है, नीचे वाला भाग कैसा है, बड़ा है, यानी कि देखने में भिन्न लग रहा है, तो ये सर्वांग सम नहीं होगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आयत में भाग सर्वांग सम ने कितने प्रकार से बताया, 2 प्रकार से, एक तो सीधी वाली लाइन या फिर यानी कि लेंथ लंबाई के बीच से या तो फिर चौड़ाई के बीच से। यहाँ पर क्या है, विकर्णों के बीच से है, तो ये सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है। तो देखने में अगर हम मोड़े इसको, तो मोड़ने से तो बिल्कुल सर्वांग सम नहीं होता है, मोड़ने से सर्वांग सम नहीं होता। ये होगा कैसे, जब एक समकोण त्रिभुज हमको दिया होता है, क्योंकि ये हम इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ये वाला हो जाता है, 90 अंश का कोण बनता है, ये भी 90 अंश का कोण बनता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, तो एस यानी कि सर्वांग सम का नियम लग जाता है, यानी कि साइड तीनों साइड बराबर है। बराबर कैसे हैं देखिएगा, ये त्रिभुज है, ठीक है, एक ये त्रिभुज है, ये कैसा है, दूसरा ये है। अगर इसको आप ढकेंगे इस तरीके से तो बराबर नहीं होगा, लेकिन होगा कैसे ये देखना है, सर्वांग सम। तीनों साइड बराबर हैं तो ये सर्वांग सम होगा। तो तीनों साइड में देखिएगा, ये जो हमारी साइड है यानी कि दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो यानी कि एक साइड तो ये बराबर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद लेंथ में क्योंकि आयत है, तो इसके की सामने की भुजा और ये वाली नीचे वाली सामने की भुजा, तो ये भी कैसे है, ये भी दोनों यानी कि एक पहले वाले त्रिभुज में ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। बची कौन सी, तीसरी भुजा, यानी कि तीसरी भुजा कौन सी है, एक हमारी एक ये वाली है, और उसके सामने क्योंकि आयत की चौड़ाई जो होती है आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो ये भी हमारी कैसी है, बराबर भुजाएं। यानी कि समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा, जबकि मोड़ने से बिल्कुल नहीं होगा। तो साइड सर्वांग समता का नियम लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांग सम चित्र हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है, ये वाला फिगर छोटा है, ये कैसा है, बड़ा है। अब यहाँ पर ये साइड अगर इसमें लगाना चाहे, क्योंकि त्रिभुज तो बन ही जाता है, तो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो इसमें देखिएगा पहले और दूसरे में तो ये वाली साइड तो कॉमन है, यानी कि एक भुजा बराबर हुई। इसके बाद में ये ऊपर वाली कैसी है, इसके सामने की भुजा आयत तो है नहीं, ऊपर छोटा है, नीचे कैसा है, बड़ा है, तो कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज भी नहीं है इसमें। तो बाकी ऊपर से देखने से भी ये लग रहा है, बाकी तीनों साइड भी बराबर नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, सर्वांग सम ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा लिखा है, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों को समझ लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रकार होगा। तो सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो तीनों की पहचान क्या होती है, न्यून कोण त्रिभुज कैसे पहचानोगे कि ये न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं,
यानी कि न्यून कोण का मतलब है 0 से बड़ा 90 से छोटा। त्रिभुज है तो इसका मतलब हो जाएगा तीनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे या 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो वो होगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि इसकी अधिकतम लंबाई 90 से कम ही होगी, 90 से कम। तो इसमें देखिएगा फिर है दूसरा है समकोण। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, समकोण यहाँ पर हमको मालूम होता है समकोण जो होता है पूरा पूरा होता है 90 डिग्री का, लेकिन त्रिभुज है तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री अगर मिल जाए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण तो मालूम ही होगा। तो अधिक कोण में क्या होता है, 90 से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, ये होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है, अधिक कोण का मतलब बताया, तो अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हो जाएगा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण आपको अधिक कोण मिल जाता है। अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से अगर एक भी कोण आपको अधिक मिल जाए तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं 28 डिग्री, ये कैसा है, न्यून कोण है। ये भी कैसा है, 32 डिग्री न्यून कोण है, लेकिन एक कोण ये कैसा है, 90 से बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज का मतलब अभी बताया था कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये जो हमारा होगा तो ये होगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, बस लिखना है कि अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत करना है, तो लिख देंगे अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक कोण P वाला 80 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि 0 से बड़े हैं, 90 डिग्री से क्या जो है छोटे हैं। तो ये जो हमारा त्रिभुज का प्रकार होगा वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब फिर इसके बाद में अगला फिगर देखेंगे, इसमें क्या देखते हैं, समकोण त्रिभुज की पहचान बताई थी। इसमें एक कोण, अगर त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का मिल जाए, 90 डिग्री का मिल जाए, तो वो हमारा होता है समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखेंगे चौथा प्रश्न, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है, यानी कि 3 नामों से होता है। एक पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले जानिएगा ये होता क्या है। समबाहु त्रिभुज, इसकी डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, यानी कि इन शब्दों को पढ़ेंगे हमको मालूम हो जाता है। क्या मालूम हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा, सम मीन्स होता है समान और बाहु मीन्स होता है भुजाएं। तो इसका मतलब हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2 और बाहु मीन्स भुजाएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की डिफिनेशन बन जाती है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, 2 भुजाएं कैसी हो, समान हो, बराबर हो, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा क्या है, विषमबाहु। विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग, और बाहु मीन्स भुजाएं। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब हो जाएगा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2.5, 3.0, 3.0, यानी कि इसमें 2 भुजाएं समान हैं। जब 2 भुजाएं समान हैं तो ये हमारा कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि पहला वाला जो फिगर होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर नीचे चाहे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज, या जो भी नीचे होगा वो जो भी होगा वो लिख दिया जाएगा। तो पहला वाला फिगर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान हैं। अगला देखेंगे, ये हमारा 3.0, 2.6, 4.0, ना ही 2 भुजाएं बराबर हैं और ना ही तीनों भुजाएं बराबर हैं, सब अलग अलग प्रकार की हैं। तो ये जो दूसरा फिगर होगा ये क्या हो जाएगा,
विषम बाहु त्रिभुज, तो इसमें लिख दिया जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग नाप की हैं। 3.5, 3.0, 2.0। इसमें भी हम क्या देखते हैं, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग नाप की हैं, तो ये भी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज ही हो जाएगा। अगला फिगर है 3.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं कैसी हैं त्रिभुज की, समान है, तो ये हमारा होगा समबाहु त्रिभुज। कैसा हो त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु इसमें दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, विषम बाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां। नीचे दो रेखाखंड दिए गए हैं और दोनों रेखाखंड कैसे हैं, सर्वांगसम है। ये AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि नीचे दो रेखाखंड दिए गए हैं, AB दिया गया है और CD, यानी कि ये पहला रेखाखंड है, ये दूसरा रेखाखंड है, दो रेखाखंड हो गए। और दोनों रेखाखंड कैसे हैं, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि कोई भी आकृति या कोई भी चित्र या कोई भी रेखाखंड अगर एक दूसरे को पूरा ढक लेगा तो वो चित्र कैसा होता है, सर्वांगसम होता है। तो ढकने का मतलब है बिल्कुल बराबर। जब AB हमको 4.5 दिया गया है तो CD की भी लंबाई कितनी होगी, 4.5। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो लिख देंगे बस अतः क्या लिख देंगे, अतः CD की लंबाई, अतः CD की लंबाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि AB 4.5 है। अब ये दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब है बराबर है, तो CD भी कितना होगा, अतः CD की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। बस। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां। चित्र में ABCD एक रेखा पर स्थित बिंदु है। तो ये हमारी एक दी गई है रेखा, और रेखा पर क्या स्थित है, ABCD बिंदु स्थित है। तो ABCD बिंदु स्थित है। रेखाखंड CA बराबर रेखाखंड BD। CA और BD कैसे हैं, बराबर हैं, बताना यह है। तो रेखाखंड CB और AD बराबर हैं या नहीं, CB और AD बराबर हैं या नहीं। तो हल में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे रेखाखंड CA बराबर रेखाखंड BD, ये बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने रेखाखंड CA बराबर है रेखाखंड BD के, और हमें ये नहीं मालूम है कि ये 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, बस ये हमको मालूम है कि ये दोनों कैसे हैं, रेखाखंड CA और रेखाखंड BD कैसे हैं, बराबर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेखाखंड CB और AD बराबर है या नहीं। अच्छा, CB कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक CB है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमको CA दिया गया है। तो CA में और क्या ऐड है, AB ही तो और ज़्यादा ऐड है, यानी कि रेखाखंड CA, यहाँ पर देखिएगा समझिएगा, रेखाखंड CA तो है, ये तो पहले से था, लेकिन हमको निकालना है कि CB। तो CB में हम और क्या ऐड है, यानी कि जुड़ा हुआ है, AB वाला और जुड़ा है। तो रेखाखंड CA प्लस जो AB है, तो वो कुल मिला के क्या बनेगा, हमारा CB ही तो बनेगा, यानी कि CA और AB जब मिलेगा तो CB ही तो बनेगा। तो रेखाखंड CA प्लस AB, और बराबर रेखाखंड इधर क्या है, रेखाखंड BD तो पहले से था, इसमें BD तो पहले से था, लेकिन अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, AD। तो AD हमारा कितना है, AD यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक की है। तो BD में हमारा क्या ऐड है, AB ही तो ऐड है, तो प्लस क्या है यहाँ पर लिखेंगे AB। तो यहाँ पर समझिएगा, यानी कि रेखाखंड CA और रेखाखंड BD ये तो पहले से बराबर थे,
और इधर जुड़ा क्या है, इधर भी ए बी जुड़ा है और इधर भी क्या जुड़ा है, ए बी जुड़ा है, यानी कि ए बी जितना भी होगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि सी बी जो है वो बराबर हो जाएगा ए डी के। क्यों? दोनों तरफ बराबर ही पहले था और ए बी इधर भी जुड़ा है, ऐड इधर भी ए बी हुआ है, तो दोनों तरफ का मतलब है सी बी और ए डी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः क्या लिख देंगे, सी बी और ए डी बराबर हैं, तो यहां पर लिखेंगे सी बी बराबर ए डी, अतः सी बी बराबर ए डी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, अतः सी बी बराबर ए डी। तो एक तरीका आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। दूसरा तरीका जो होगा, आप नाप कर भी बता सकते हैं कि सी बी कितना है, ए डी कितना है। जब दोनों को नापेंगे तो बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, अतः सी बी बराबर ए डी। नापने के बाद भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। नीचे बने चित्र में वो चित्र दिया गया है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये बराबर है, तो क्या ए ओ सी और सी बी ओ डी बराबर है कि नहीं है। तो ए ओ सी ये वाला हमसे पूछा जा रहा है, जो चाप लगा है, ए ओ सी और बी ओ डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। तो ये आपका प्रश्न जो है बिल्कुल पीछे 6वें वाले प्रश्न की तरह ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे क्या दिया गया है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण किसके, कोण सी ओ डी के। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि बराबर है। हमसे पूछा जा रहा है कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, क्या ये बराबर है। तो यहां पर देखिएगा ए ओ बी, जो कोण ए ओ बी है, ए ओ बी में कौन सा कोण जोड़ने पर कुल मिला के ए ओ सी बनता है, यानी कि ए ओ बी में कौन सा कोण जोड़ने पर कोण ए ओ सी बनता है। तो ए ओ बी ये था, ए ओ बी, तो ए ओ बी में अगर बी ओ सी जोड़ दिया जाए, कौन सा कोण, ये बी ओ सी, जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कुल मिला के ए ओ सी बन जाएगा। तो इसमें कौन सा कोण जुड़ा, प्लस कोण बी ओ सी जुड़ेगा, बी ओ सी। इसी प्रकार से हम हमारा जो पहले कोण दिया है सी ओ डी, तो इसमें कौन सा कोण जुड़ेगा, तो हमारा बनेगा कौन सा, बी ओ डी। तो बी ओ डी, इसमें सी ओ डी पहले से है, सी ओ डी, तो इसमें भी हमारा कौन सा कोण जुड़ रहा है, बी ओ सी ही जुड़ रहा है, कोण बी ओ सी ही जुड़ रहा है। तो यहां पर देखिएगा कि ए ओ बी और कोण सी ओ डी, ये दोनों कोण पहले से ही बराबर थे, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि बराबर है। और है ये नहीं मालूम है कि कितना ही 60 डिग्री है, तो वो भी 60 डिग्री है, कोण का माप नहीं दिया है, तो ये हमारे कोण बराबर है। साथ में अब प्लस क्या हुआ है, यानी कि जब मान पूछा गया है हमारा ए ओ सी का, तो उसमें कौन सा कोण प्लस हुआ है, बी ओ सी, इसमें भी प्लस हुआ है। और जो हमारा ये वाला सी ओ डी दिया था, सी ओ डी में, और जो बी ओ सी निकालने के लिए, बी ओ डी निकालने के लिए, तो कौन सा कोण प्लस हुआ, ये भी बी ओ सी प्लस हुआ। तो बी ओ सी जितना भी होगा तो इधर भी उतना होगा, यानी कि ये दो पहले से बराबर थे, ये भी दोनों कैसे हैं, जो भी होंगे वो बराबर ही तो होंगे। तो कहने का मतलब इन दोनों का जो कोण होगा वो क्या बन जाता है, ए ओ सी। तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ सी, और बराबर होगा इन दोनों को कोण का जो योग होता है वो किसके बराबर हो जाता है, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो क्या कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, तो यहां पर लिखेंगे हाँ, लिख देंगे हाँ, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। तो इस क्वेश्चन के बाद आपकी अभ्यास 13 समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।